समाज के हित में जो काम करे वही नेता है। बिल्कुल। मैं ये जनरल बात बता रहा हूँ, वास्तविकता इसके उल्टा है। समझ रहे कि नहीं, मैं उसको कह नहीं पा रहा हूँ अभी। वेलकम टू पढ़ा ऐप प्रेजेंट्स माई लर्नो पॉडकास्ट। दोस्तों, आज हमारे गेस्ट हैं राजन तिवारी सर। मैं आपको बता दूं, सर एक बहुत ही बेहतरीन हमारे एरिया के, हमारे मिर्जापुर क्षेत्र में जाने माने समाज सेवी हैं। और मैं साफ साफ कहना चाहूँगा, सर के पास इतनी सारी डिग्री होने के बावजूद भी सर ने समाज सेवा को चूज किया। हमेशा समाज में कुछ नया करने का जज्बा, कुछ बड़ा करने का जज्बा रखते हैं और समाज को एक सही राह पर लेके चलते हैं। सर का क्वालिफिकेशन MA, LLM, PG डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बहुत सारे हैं। सर ने बहुत सारे बड़े बड़े पदों में वर्क भी कर रखा है, बट सर फाइनली समाज सेवा के पद पे चल रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में हम लोग बहुत कुछ बात की है समाज सेवा के ऊपर। गांव के लोग कैसे बेहतर बन सकते हैं, गांव के लोग का विचारधारा क्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ स्टूडेंट के ऊपर भी हम लोग बातें किए हुए हैं, और हमारे गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ बातें हुई हैं। आज का पॉडकास्ट देखिए, आई एम डैम श्योर आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि पूरे पॉडकास्ट में आप देखेंगे जबरदस्त क्वेश्चंस और उसके जबरदस्त आंसर। तो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट पॉडकास्ट आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू। हेलो सर, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, नया फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है ये। और शायद ये मेरा पहला अनुभव है, और यह इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बधाई दूंगा। थैंक यू सर। और हृदय से बधाई दूंगा कि आप लोग इस तरीके की विचार, अपने लोगों की विचारधाराओं को समाज में सबके सामने लाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं सर से, तो सर भी सोचेंगे कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। चिंता मत करिएगा, थोड़ा भी स्क्रिप्टेड नहीं है, डायरेक्ट मेरे मन में क्वेश्चंस आएंगे। मैंने कुछ प्रश्न लिख भी रखे हैं और डायरेक्ट मैं सर से करने वाला हूँ। सर, सबसे पहला क्वेश्चन, डेफिनेटली आप एक समाज सेवी हैं, समाज सेवा क्या है, अच्छे से डिफाइन करिएगा। बिल्कुल, देखिए, समाज सेवा आदमी के अंदर से उठा हुआ वह भाव है जो लोगों की पीड़ा को देखकर, लोगों के अभाव को देखकर, लोगों को कष्ट में देखकर स्वतः अपने अंदर से स्फुरित होता है। यह कोई अध्ययन का चीज नहीं है, यह किसी परिभाषा की चीज नहीं है। समाज सेवा वह कार्य है जिसको करने के बाद इंसान को स्वयं को आत्मसंतुष्टि, यानी स्वांतः सुखाय, स्वयं को सुख मिले जिस कार्य को करके, वही समाज सेवा। आप इस फील्ड में क्यों आए? आप जैसे कि जहाँ तक मुझे पता है आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, आपने LLM किया है, आपने मास कम्युनिकेशन में कोर्सेज किया है, PG किया है, इतना कुछ किया आपने, फिर आप इस सेक्टर में क्यों? ये कोई सोच समझ कर आने वाला सेक्टर नहीं है। सबसे बड़ी चीज यह तो आदमी की भावना है। मैंने कहा ना कि ये भाव की चीज। मैं विभिन्न संस्थानों में कार्य किया, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट भी रहा, लेकिन जहां भी रहा, पीड़ितों को देखकर, दुखी लोगों को देखकर, असहायों को देखकर, निर्बलों को देखकर मन में एक भाव आता रहा कि यार इनका मदद करना चाहिए, ये जरूरतमंद हैं, इनको मदद की जरूरत है। स्वतः वो अपने ओर खींचते चले गए मुझे, और मैं बहता हुआ नदी के धारा की तरह उन गरीबों की तरफ बढ़ता हुआ चला आया। और जो हो सकता है, जो ईश्वर द्वारा मुझे शक्ति मिली है, जितना भी मैं सक्षम हूँ, अपने सक्षमता के अनुसार लोगों की मदद और सेवा करता हूँ। कोई सोच समझ कर आया हुआ ये कोई प्री प्लानिंग नहीं थी? कोई प्लानिंग नहीं। आके आप खुश हैं इसमें? बहुत खुश हैं, बड़ी संतुष्टि है। मुझे लगता है कि शायद इसे अभी तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जितना भी थोड़ा बहुत कर ले रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस कार्य को जितना अधिक से अधिक करूं, और तभी मुझको संतुष्टि और सुख मिलेगा। और यह सेवा का कार्य जो मैं कर रहा हूं, वह कुछ लेने के लिए, कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ स्वयं की संतुष्टि के लिए, आत्मसंतुष्टि। बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है ये बात कि जैसे ही कोई इंसान कुछ करना चाहता है
तो लोग उसके पीछे का स्वार्थ देखने लगते हैं। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइएगा कि समाज सेवा से पर्सनल क्या लाभ और हानि होता देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आप जब भी कोई अच्छा कार्य करने के लिए, तो सबसे पहले समाज आपका माहौल उड़ाएगा, खिल्लियां उड़ाएगा। वो आपको इस तरह से टार्चर करेगा। टार्चर मीन्स कोई मारना पीटना नहीं होता है। है? व्यंग बोलना, यह कहना कि अरे ये कार्य कर रहे हैं, आज ये दलित बस्ती में गए थे और लोगों की मदद किए, तो निश्चित तौर पर इनका कोई न कोई स्वार्थ होगा। ये किसी न किसी प्रकार से उनसे कोई न कोई लाभ लेना चाहेंगे। ये लोगों का ओपिनियन होता है हर समाज सेवी के। लेकिन कहा गया है कि अगर आप अपने अवरोधों से टकरा कर रुक गए, तो आप अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे, आप अपने गोल, अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और आपको इन सब झंझावातों से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए गुजरना ही पड़ेगा। उसके लिए बस जरूरत होगी कि आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत, और जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए चलना पड़ेगा। समाज है, और समाज में यह मान लीजिए कि अवरोध बहुत ज्यादा मिलेंगे, सहयोग कम मिलेंगे। तो उस ये मूड मिजाज बनाकर, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होकर अगर आप कार्य करने के लिए निकलेंगे, तो निश्चित तौर पर आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। तो आपको किस लेवल का मेंटल टॉर्चर किया गया है इसको? अरे कुछ बताएंगे पूछिए इसके मत। बारे में? ये पूछने की बात नहीं है। जैसे अब ऐसे समझ लीजिए, हमारी एक संस्था है सुकून सोशल फाउंडेशन। तो हम उस संस्था के तहत उस गांव में ऐसे ही गए। गांव में जाने का कारण क्या हुआ कि गांव के ही एक दो लोग जो हमारे पूर्व परिचित थे, उन लोगों ने अपने गांव की दशा दुर्दशा को बताया। तो मैं एक दिन उनसे मिलने के लिए गया। जब गया और देखा लोगों की स्थितियों को, महिलाओं, विशेष रूप से महिलाओं का और बच्चों का, कि यार ये लोगों के साथ बड़ा अनर्थ हो रहा है। अनर्थ का मतलब ये कि सिर्फ इनको 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 सम्मान न मिलना, इनको काम न मिलना, और उनके अंदर कैलिबर है, उनके अंदर काम करने की क्षमता है, इच्छा भी है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनको सहयोग नहीं मिल रहा है। तो मेरे दिमाग में आया कि यार यहाँ कुछ किया जाए। और जब मैं काम करना शुरू करना चाहा, तो पहले मुझको गांव गांव में जाकर वहाँ के संभ्रांत लोगों से, जो सक्षम लोग हैं, उनसे संपर्क किया। तो सबके दिमाग में कहीं न कहीं यह निगेटिविटी रही कि ये बाहर से आया हुआ आदमी हमारे गांव में कुछ करना चाह रहा है, और यह जनप्रिय कार्य करने जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि हमारे गांव की महिलाओं को, बच्चों को, गरीबों को इतना सशक्त कर दे, मजबूत कर दे कि कल के डेट में वो हमारे सामने आ जाए या हमारे बराबरी। सक्षम लोग थे ये सोचते ये थे। सोचते हैं। तो वो मेरे खिलाफ पहले तो उन्हीं लोगों को भड़काना शुरू किए, और उसके बाद मुझे इस तरीके से व्यंग्यात्मक बातें मुझसे कही गई कि चुनाव लड़ना है क्या, हाँ, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या, कि आप आए हैं उनके लिए। जब 2, 4, 5, 10 लोगों को लेकर मैंने काम करना शुरू किया, महिला सशक्तिकरण पे, तो जब लोगों को लाभ मिलना शुरू हुआ, लोग प्रसन्न हुए जब देखे कि नहीं, 2 महीना 3 महीना ये आदमी आया, अपनी टीम को लेकर आया, काम किया, लोगों की मदद कर रहा है, चाहे प्रशासनिक मदद हो, चाहे जिस भी प्रकार की मदद हो, और निस्वार्थ भाव से कर रहा है, कुछ ले भी नहीं रहा है। हाँ, तब लोग धीरे धीरे सहयोग करना शुरू किए। वही लोग सहयोग करना शुरू किए जो कभी मेरा विरोध। ये परिवर्तन तो स्टार्टिंग में तकलीफ होता है, और बहुत, लोग बहुत बोली भी मारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए एकदम मेंटली आदमी प्रिपेयर रहना चाहिए। मैं जैसे अपनी बात करूं, तो मैं अपना जो मोटो बनाकर निकलता हूं घर से कि मुझे ये करना है, और उसके संदर्भ में अगर मुझको व्यंग्यात्मक बातों को सुनना पड़ता है, तो मैं एक तरफ से सुनता हूँ, दूसरी तरफ से निकालता हूँ और अपने कार्य को करता हूँ। बाद में वही लोग फिर मेरा मदद भी करते हैं। फाइनली मतलब कि लाभ आपको बस होता है कि आपको बस आत्मसंतुष्टि बस मिलती बस है, सिर्फ इतना। बस इतना। और जो अटैक होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो अच्छा लोग अच्छा, ये एक बात बताइए, बस इतना मैंने कहा और आपने भी कहा कि बस इतने के लिए आप काम करते, इसको आप कितना कहना चाहते? आप कई करोड़ रुपया कमा लीजिए, आप बहुत पैसा रख लीजिए, सही बात, और आपको आत्मसंतुष्टि न हो, डेफिनेटली। आपको मतलब स्वांतः सुखाय न हो, खुद को सुख न मिले, सब पैसा बेकार है, निरर्थक है। यह इतना नहीं, यह बहुत मुझे मिलता है। बहुत मिलता
और इतना मिलता है हाँ। कि जिसे शायद शब्दों में मैं न बता पाऊं, इतना मिलता है। समझने वाली बात है। कोई इंसान जिसे स्किल की कोई कमी नहीं, जो चाहे तो आराम से पैसे कमा सकता है लाखों रुपए महीने, क्यों फील्ड में आ रहे हैं? मतलब ऐसे इंसान भी आज हैं इस धरती पर जो खुद के प्रॉफिट से पहले खुद का सुकून देखते हैं और लोगों का कल्याण देखते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि कितने समाज सेवी चाहिए हमारे देश में? देखिए, देखिए, पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अजीब है, बहुत ठीक अजीब है, हाँ, निश्चित तौर मैं पर। जानता हूँ। मैं पूछ इसलिए रहा हूँ ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हर गांव में कोई ऐसा होता है जिसको लगता है कि वो समाज सेवी है। सिर्फ लगता है, होना अलग होता है, लगना अलग होता है। तो आपको क्या लगता है कितने समाज सेवी चाहिए? ऐसे समझिए कि प्रश्न का जवाब देना बहुत दुष्कर मुझे नजर आ रहा है, लेकिन सती प्रथा का नाम आप सुने कि पहले सती प्रथा हमारे देश में हुआ करती थी। इसे कुप्रथाओं में कहा जाता था, ये हमारी कुप्रथा है। एक सिंगल व्यक्ति, राजा राम, एक सिंगल व्यक्ति, उसने इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ा, और उस एक व्यक्ति ने जो मुहिम छेड़ा, उसके मुहिम का ही नतीजा यह है कि आज क्या, मुझे लगता है कि आज से 50 वर्ष पहले यह प्रथा दम तोड़ दी, और यह प्रथा आज हमारे देश से समाप्त। तो समाज सेवी होने के लिए संख्या की जरूरत नहीं है, समाज सेवी होने के लिए समर्पण की जरूरत है। समाज सेवी होने के लिए और समाज में परिवर्तन करने के लिए एक व्यक्ति ही काफी है। एक व्यक्ति का। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि समाज सेवा अगर कोई बनना करना चाहता है तो सबसे पहले उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका सोच कैसा होना चाहिए? बहुत सारे दर्शक होंगे जो सोचेंगे कि आपकी तरह बने, बाद में होगा कि मैं भी समाज सेवा करूंगा, मैं भी लोगों को लाभ दूंगा, मैं लाभ लूंगा नहीं। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर कोई कैसे हो सकता है? देखिए, समाज सेवा के लिए प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, या प्रिपरेशन के लिए नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप गांधी जी की एक बातों को मुझे लगता है कि लगभग लोग अब भूल चुके हैं। सबसे पहले समाज सेवा के लिए तो सबसे पहली चीज यह है कि आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए। मैं गांधी जी की ही बात कर रहा हूँ। गांधी जी ने कहा था कि आप अपनी स्थिति को देखकर दुखी मत होइए, या आप अपने व्यवहार को उस तरीके से कीजिए, वही व्यवहार कीजिए जो व्यवहार दूसरा आपके साथ करे और आपको अच्छा लगे, वही व्यवहार आप दूसरे के साथ कीजिए। बस इसी चीज की जरूरत है जीवन। अगर मुझे किसी चीज का अभाव है तो मुझे भी तो लोगों के सहयोग सहायता की जरूरत होती पड़ती है। जब मैं लोगों से अपनी समस्या बताता हूं, अगर उसी में से कोई व्यक्ति मुझे मदद करता है तो मुझे खुशी मिलती है, मेरा उत्साह बढ़ता है। उसी प्रकार से बस उसी चीज की जरूरत हर व्यक्ति को है। अगर आप, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मदद की जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, इवन चाहे वो भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति हो, सबसे धनाढ्य व्यक्ति हो, या राजनीतिक रूप से सबसे पावरफुल व्यक्ति हो, या आपके गांव क्षेत्र का सबसे मजबूत व्यक्ति हो, लेकिन अकेले वो कुछ नहीं कर सकता। उसको भी लोगों के मदद की जरूरत पड़ती है। अरे मरने के बाद तो 4 लोगों की कंधे के लिए जरूरत पड़ती है, इससे ज्यादा मैं आपको, मतलब क्या लगे कोई बोलेंगे आप? प्रिपरेशन नहीं चाहिए, कोई तैयारी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ना, भाव आपके अंदर होना चाहिए, कुछ अच्छा करने का जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, आपकी सोच सकारात्मक। क्या समाज सेवी सेवा सबके लिए है? सब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्या सब करते भी हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से जैसे मैं हूं तो प्रत्यक्ष रूप से कर रहा हूं, खुल के कर रहा हूं। मेरे यहाँ कोई अपनी पीड़ा लेकर आता है, मैं उसको सुनता हूँ, समझता हूँ, मैं अपने से मूल्यांकन करता हूँ कि यार इसका मदद करना चाहिए या किस तरह से मदद करना चाहिए। मैं आत्ममंथन करता हूँ और उनकी मदद कर लेता हूँ। लेकिन कुछ लोग परोक्ष रूप से भी मदद करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं लगता, बड़े कम रेयरेस्ट ऐसे क्रूर टाइप के लोग होंगे जो किसी की मदद ही नहीं करते हो किसी। तो हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं समाज सेवी का भाव होता है पहले से। जैसे देखिए, हमारे धर्मशास्त्र, पुराण या जो भी अध्यापक, सभी लोगों ने ये बताया कि इंसान ही के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है, निगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। अब यह है कि आप किस पार्ट को डेवलप कर रहे हो। तो बस यह है कि
समाज सेवा का भाव सबके अंदर होता है, बस जरूरत इस बात का है कि समाज सेवा के भाव को या मदद करने के भाव को बस डेवलप करना। कोई स्टूडेंट यदि आपके वीडियो को देख रहा होगा तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब स्टूडेंट था तो बहुत ज़्यादा मन करता था कि या मैं जाऊँ किसी का हेल्प कर दूँ, अपने घर खाने को नहीं हो फिर भी लगता था कि उसको दे दूँ। ठीक है, तो समाज सेवा करने का एक राइट एज क्या है, सही उम्र क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या तब करना चाहिए जब उसके पास सब परिपूर्ण हो जाए, उसके पास पैसे हो जाए, वो अपने घर को चलाने लगे, तब करना चाहिए, तब शुरू करना चाहिए, या फिर कुछ भी नहीं उसके पास, सब ठीक ठाक है, प्रॉब्लम फैमिली में भी है, फिर भी करना चाहिए? इसमें क्या आपका राय होगा? बहुत ही मजेदार बात आपने कहा। एक चीज बताऊं, मेरी एक बेटी है 6 साल की उम्र। अच्छा। मैं उसको एक दिन विद्यालय जा रही थी, उसका पेंसिल गायब था। मैंने 2 पेंसिल उसको खरीद के दिया कि जाओ बेटा, वो अपना विद्यालय में जाओ, कहीं पढ़ने। अब उसके क्लास की ही एक बच्ची, उसके पास पेंसिल नहीं था, तो हमारी बिटिया ने क्या किया, अपना पेंसिल उसको दे दिया। फिर घर लौट कर आई तो कही कि डैडी पेंसिल नहीं है। तो मैंने पूछा कहाँ गया, उनको दिए, क्या हम एक है वो। अब वो बच्ची कह रही है, कहना नहीं चाहिए ये चीज, कि हमारी एक दोस्त है वो थोड़ी गरीब है, उसके पास पेंसिल नहीं था तो डैडी मैंने। तो उम्र की सीमा को क्या बात हूँ, समाज सेवा। उस बच्ची ने भी तो समाज सेवा ही किया वहां पर जाकर। यही समाज सेवा, किसी की भी मदद करिए समाज। लेकिन हाँ, एक बात जैसे आपने ये कहा कि अगर मैं फुल फ्लैश समाज सेवा करना चाहूँ खुल तो करके कब आना। करूं, ये प्रश्न आपका बहुत ही जायज है। और मैं सबसे कहूंगा भी कि यह प्रश्न पर विचार जरूर करना चाहिए कि कब करें। देखिए, इंसान की जरूरतों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, नेसेसरीज, यानी आवश्यकता, जो मनुष्य के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है वो पूरा हो जाए, उसके बाद जो आपकी अर्निंग है। देखिए, होता क्या, आदमी पहले नेसेसरीज पूरा करता है, अपना महत्वाकांक्षी है इंसान। इंसान की महत्वाकांक्षा का कहीं अंत नहीं है, अनलिमिटेड है या इनफाइनाइट कहिए है। लेकिन उस अपनी महत्वाकांक्षा को रोकना पड़ेगा, अपने मतलब भौतिक सुख के तरफ रुझान को भी रोकना पड़ेगा। तो नेसेसरीज पूरा करने के बाद, जहां तक जो मेरा अपना खुद का ओपिनियन है और जो मैं करता भी हूं, कि अपनी नेसेसरीज पूरा होने के बाद जो भी मेरे पास होता है, तो लग्जरीज पे उतना इन्वेस्ट न करके मैं उसी का एक हिस्सा अपने समाज में। और मैं कहना चाहूंगा, सबसे ये अनुरोध भी मैं करूंगा कि अरे आपकी जरूरत पूरी हो गई तो बैंकों में या घर पे पैसा रखने से अच्छा है कि समाज को। तो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, तो राइट टाइम ध्यान दीजिएगा। ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, मैंने भी किया, कि अपना कुछ पूरा सेफ्टी नहीं हो पाते, अपनी फैमिली भूखे मर रही है, हमें लगता है कि हम समाज कुछ कर दें। दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग डिसीजन। ठीक है। अच्छा सर। 1 मिनट में रोकूंगा। बिल्कुल सर। मैं, जैसे आपने अभी कहा, देखिए कर्तव्य की भी है। सबसे पहले हर मनुष्य का कुछ कर्तव्य है। पहला कर्तव्य एक इंसान का क्या है, जब हम बच्चे रहते हैं, जैसे कि हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है, मतलब बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर इस तरीके से बटा है। तो जो उस समय हमारे धर्म शास्त्रों में, वेदों में जो बांटा गया है, हमको उसका अनुसरण करना चाहिए। हम देखिए, हम जब तक दूसरे अपने माँ बाप पे डिपेंड है, जब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उस समय जो कर रहे हैं पढ़ाई, अपनी पढ़ाई करें, या जो कार्य के लिए हमारे माँ बाप हमें लाए, या हमारे अंदर जो भी स्किल डेवलप हुआ, मैं उसके रिगार्डिंग काम कर रहा हूँ, वो करने लगा। उसके बाद जब हम अर्निंग करने लगे, देखिए कर्तव्य की बात कर रहा था, पहले कर्तव्य स्वयं के लिए। देखिए, छोटा सा वर्गीकरण कर रहा हूं, सेल्फ डेवलपमेंट पे पहले कार्य कीजिए, पहले खुद को स्टेबल कर लीजिए। जब आप व्यवस्थित हो गए तो उसके बाद आपकी दूसरी जिम्मेदारी बनती है अपने परिवार के प्रति। अगर आप परिवार के प्रति जैसे जो जिम्मेदारी हो उसको पूरा कर ले जाए, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी कहां जाती है, समाज से।
उसके बाद आपकी जिम्मेदारी आती है समाज के प्रति, और तब आपके कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ता है, तब आपके कर्तव्य क्षेत्र का दायरा बढ़ता है। फिर आपको अपने दायरा को बढ़ाकर समाज सेवा कीजिए, उसके बाद राष्ट्र की, तब जाके आपके कर्तव्यों का, जो मनुष्य का शरीर हम पाए हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत भाग्यशाली है मनुष्य का तन पाए हैं। किसी जन्म में बहुत पुण्य का कार्य किए होंगे कि मनुष्य का तन पाए, पूर्ण मनुष्य बनकर आए। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया, तो हम, उसने अगर मुझे दिया है तो मुझसे कुछ लेने की भी तो अपेक्षा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर आपको कुछ देता हूं तो मैं आपसे थोड़ी सी तो अपेक्षा करता हूं कि यार रिटर्न में मुझको चाहिए। तो ईश्वर ने इतना सब कुछ आपको दिया, तो उसको रिटर्न में आप क्या देंगे? भगवान को आप क्या देंगे? 1 पाव लड्डू, 1.25 पाव लड्डू, 5 किलो लड्डू चढ़ाने से भगवान प्रसन्न थोड़े होगा। वो आपसे चाहता है कि जो आपको दे दिए, जो एक्स्ट्रा आपके पास है, उसको रखो मत, उसको आप दूसरे को दो, जो जरूरतमंद है, जो निरीह है, जो रो रहा है, जो तड़प रहा है, जो कर रहा है, उसके बाद भी प्रतिफल के रूप में उसको वो नहीं मिल पा रहा, उसको आप दीजिए ताकि वो खड़ा हो जाए। तो आप स्वयं के प्रति कर्तव्य कीजिए पूरा, परिवार के प्रति कर्तव्य पूरा कीजिए, लेकिन जैसे ही आपके परिवार के प्रति कर्तव्य पूरा हो जाता है, मैं विनम्र अनुरोध करता हूं, करबद्ध अनुरोध करता हूं, समाज को कुछ दीजिए, देश को कुछ। कहीं ना कहीं अगर हमारे देश को वापस से हमें सोने की चिड़िया बनाना है तो ये विचार हर इंसान के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज, हम लोग गांव के एरिया में रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ के छात्रों को आप देखते हैं, आपको क्या लगता है उन्हें वो कहाँ पे फेल होते हैं, किस सेक्शन में? देखिए, रूरल एरिया के बच्चों के साथ तो सबसे बड़ी समस्या वो अवेयरनेस की समस्या, जागरूकता की कमी। होता क्या है, जनरली देखिए, तो 100% समाज में 80% की मैं बात करूँ, 100% की तो कोई बात नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। गार्जियन, जैसे मैं गार्जियन हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैंने अपना कर्तव्य कहाँ समझा? मैंने अपना कर्तव्य समझा कि बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे विद्यालय में एडमिशन करा दे, उसको एक अच्छा ट्यूटर लगा दिए, उसको अच्छा ड्रेस दे दिए, उसकी जो भी नीड है, जो भी उसकी डिमांड है, मतलब जेन्युइन डिमांड को मैं पूरा कर दिया, और उसके बाद हमारा कर्तव्य पूरा। लेकिन नहीं, जो रूरल एरिया, शहर के गार्जियन में और रूरल एरिया के गार्जियनशिप में यही अंतर है। शहर का गार्जियन क्या करता है, अपने बच्चों की मॉनिटरिंग करता है। रूरल एरिया का गार्जियन क्या करता है कि वो बच्चों अपने ऊपर छोड़ देता है, उसको सही गाइडलाइन नहीं मिलता, उसको मॉनिटरिंग नहीं होती, उसके टाइम का कोई मैनेजमेंट नहीं होता। तो एक तरीके से यह कहिए कि बच्चे को छोड़ दिया जाता है, बच्चे को सारी सुविधाएं दे दी जाती हैं कि तुम पढ़ो, तुम आगे बढ़ो, तुमको अच्छे से अच्छा टीचर दे देंगे, तुमको अच्छी से अच्छी किताबें उपलब्ध करा देंगे। इससे सब नहीं, तो गाइडलाइन दीजिए। यहाँ तक भी गार्जियन नहीं कर पाता कि अच्छा करने पर भाई और गलत करने पर डांट, यह भी गार्जियन। यही कारण है कि बच्चे जो है मिसगाइड हो जाते हैं, बच्चे अपने देश से, अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं, और यही फेल्योर होने का कारण। अवेयरनेस, बस अवेयरनेस की जरूरत है। और अवेयरनेस किसकी चाहिए? अब देखिए, बुरा मत मानिएगा, समाज में गुरु की निंदा तो कोई नहीं कर सकता, तो मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं कर पाऊं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अब जरूरत इस बात की है कि टीचर भी विद्यालय में खड़ा होकर सिर्फ बच्चों को किताबी शिक्षा न दे, बच्चों को यह जरूर बताए कि आपको डेवलप होना है, तो सबसे पहले आप अपने टाइम को कैलकुलेट कीजिए, टाइम का मैनेजमेंट कीजिए, उनके एज का कैलकुलेशन कराइए। आप एक बात बताइए, अगर भाई कितना लड़का, अगर एवरेज देश का एवरेज एज अगर रखा जाए तो 70 वर्ष। 70 वर्ष में, मैं आजकल के बच्चों के लिए ये बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट है, कि आपको बेटा 70 वर्ष जीना है, और आपको पढ़ना कैसा साल है? 22, 23, 24, 25 मैक्सिमम। अगर आप लाइफ का 25 साल ईमानदारी से, कंटिन्यूटी,
अगर अध्ययन कर लेते तो बाकी शेष 45 ईयर खुद मजा लेंगे, खुद सुखी रहेंगे, परिवार को सुखी रखेंगे, समाज को समृद्ध करेंगे और देश को, जैसा आपने कहा ना, सोने की चिड़िया बनाएंगे। यह तभी संभव है। तो हमको, आपको, गुरुजनों को और अभिभावकों को अपने बच्चों को इस बात के लिए जरूर समझाना पड़ेगा कि बेटा, पार्ट लाइफ का एक छोटा सा पार्ट मेहनत कर दो तो बाकी पूरा होल लाइफ एंजॉय करो और सबको सुखी रखोगे। बस इसी की कमी है। उनके अंदर ये भावना ही नहीं, उनको ये इसका ज्ञान ही नहीं है। बच्चे तो बच्चे ही हैं ना। कोरा कोरा कागज, भाई कहा गया ना, कोरा कागज था ये मन मेरा। तो बच्चों का मन तो कोरा कागज। बस उनको हमको सिखाना, उनको गाइड देने की जरूरत है, अवेयरनेस करने की। ये रहा प्रश्न बच्चों के लिए। आते हैं वापस से समाज सेवी राजन तिवारी सर के साथ कुछ नए क्वेश्चन। अच्छा सर, समाज सेवा और राजनीति में क्या संबंध है? नेक्सस है, दोनों एक दूसरे। देखिए होता क्या है कि एक्चुअल में अगर राजनीति को डिफाइन किया जाए तो राजनीति पूर्ण रूप से समाज सेवा, पूर्ण रूप से। क्यों, राजनीति में स्वार्थ नहीं होता? एक लाइन की बात नहीं, होता है नहीं होता है, हो क्या रहा है उस पर मैं बात बताऊंगा। लेकिन आपने पूछा ना कि होता क्या है। राजनीति पूर्ण रूप से समाज सेवा है, लेकिन समाज सेवा राजनीति नहीं। ऐसे समझ लीजिए कि राजनीतिज्ञ का उद्देश्य जो होता है, एक नेता उसको कहते हैं जो समाज का लाभ होकर समाज के हित में जो काम करे वही नेता है। बिल्कुल। मैं ये जनरल बात बता रहा हूं, वास्तविकता इसके उल्टा है। समझ रहे कि नहीं? मैं उसको कह नहीं पा रहा हूं अभी क्योंकि चुनावी माहौल है। वास्तविकता इसके उल्टा है, इतर है। लेकिन एक्चुअल में है क्या कि राजनीति पूर्ण समाज सेवा है। क्यों है? क्योंकि अगर आप राजनीति में किसी बड़ी ऊंचाई पर हैं, पद प्रतिष्ठा पर विद्यमान हैं, तो आप इतने सक्षम हैं कि जो वास्तव में राजनीति या सरकार की योजनाओं, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो भी सरकार का फंड बजट है, वह उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन सोशल वर्ग के नाम पर होता है। जैसे एजुकेशन ही देख लीजिए, मैं शिक्षा मंत्री बन गया, मुझको शिक्षा मंत्री जब मैं बना तो मेरे पास तो अरबों करोड़, हजारों करोड़ का बजट आ गया, बजट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर समाज सेवा करना चाहे कोई नेता तो उससे ज्यादा समाज सेवी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास धन है, उसके पास पावर है, उसके पास क्षमता है और इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं है। और जिस एक चीज की जरूरत है वही नेताओं में नहीं है, वह है भावना और भाव का, और यही इसी चीज का नेताओं में अभाव है। इसीलिए कह रहा हूं, राजनीति समाज सेवा होता तो है लेकिन राजनीतिज्ञ समाज सेवक होते नहीं। ये दुर्भाग्य। खुल्लम खुला आंसर सुनिएगा, बहुत गंभीर आंसर है इसका। अच्छा ये बताइए, एक राजनेता कैसा होना चाहिए हमारे, उसके अंदर अगर समाज सेवा का कीड़ा लाना है हमें, तो हम क्या ऐसा करें कि आ सके? क्या पॉसिबल भी है कि नहीं? बिल्कुल है, और करते भी हैं लोग। ऐसा नहीं है कि सभी लोग गलत हैं। अच्छा, आपने देखा अपने नहीं, बहुत लोगों को मैंने देखा है। प्योर समाज सेवी, प्योर समाज सेवी तो नहीं कर सकते, प्योर समाज सेवी तो नहीं कर सकते, लेकिन समाज सेवा करते, यही बहुत है। हाँ, यही बहुत है। अगर देखिए, मैं कहता हूं ना, जैसे कि राजनीति, अगर गंदगी हर जगह है, जैसे मुझको गंदगी पे ही चलना है, तो कम से कम उस एरिया को देखें जिधर कम गंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि सारे नेता गड़बड़, नेता गड़बड़ बना भी दिए जाते हैं लोगों के द्वारा ही, अपने लोगों के द्वारा ही। देखिए, नेताओं पर बहुत गलत टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, इसलिए कि समाज सेवा का मतलब ही राजनीति होता है, एक तरीके से समझ लीजिए। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि कोई भी नेता अपने को कहता है कि मैं समाज सेवक, कोई भी नेता हो वो अपने को समाज सेवक कहता ही है। उसका उद्बोधन जब भी होता है, जब भी वो भाषण वगैरह देता है, अपने को एक समाज सेवी के रूप में प्रस्तुत करता है।
लेकिन वो करता नहीं है। लेकिन ऐसे आज भी बहुत से नेता हैं जिनके अंदर मानवता है, जिनके अंदर दया है, जिनके अंदर करुणा है, जिनके अंदर लोगों को देखकर दुख होता है, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं, दूसरों के सुख को देखकर सुखी होते हैं। ऐसे भी लोग हैं और हमारे पॉलिटिकल में हैं, पॉलिटिक्स में हैं। लेकिन मैं किसी का भी नाम लेकर न किसी को प्रमोट करूंगा न किसी को डिमोट करने का काम करूंगा। इसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा आपसे। मैं पूछने वाला था एक्चुअली, नहीं, नहीं, ये नहीं एक हो नाम सकता। बता दीजिए कम नहीं। से कम। दोनों में कोई खास संबंध नहीं है, बस विचार का संबंध है। विचार अगर का- विचार बढ़िया है तो हो सकता है। आप ऐसे समझिए कि मैं करना चाहता हूँ बहुत अच्छा। जैसे मान लीजिए मैं दलित बस्ती में जाता हूँ, देखता हूँ कि बच्चे जो है गंदा मैला कपड़ा पहने हुए हैं और वही उनकी माताएं जो हैं वो भी अनपढ़ हैं, पिताजी भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बच्चे में भी पढ़ाई का बहुत अट्रैक्शन नहीं होता है, रुझान नहीं होता है। अब मैं जाऊं उनके माँ बाप को पहले शिक्षित करूं, उनको माँ बाप को पहले अवेयर करूं, जब उनको ऊंच नीच अच्छाई बुराई का एहसास कराऊं, उनको जब बताऊं कि नहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे लोग भी जो गरीबी से उठकर आज भारत रत्न हमारे हैं, हमारे देश के संविधान के शिल्पकार रहे हैं, मैं उन्हें ऐसे ऐसे बहुत से प्रेरक लोग हैं। जैसे कहना तो नहीं चाहिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने आप में बहुत अद्भुत प्रेरणा है। देखिए, सीखने के लिए तो हर व्यक्ति से सीखा जाता है। एक बात कहें कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी का नाम आप सुने, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी का नाम गणेश शंकर विद्यार्थी था नहीं, वो तो स्वतंत्रता आंदोलन के एक सेनानी थे और पत्रकार थे। तो उन्होंने स्वयं विद्यार्थी टाइटल अपने साथ जोड़ लिया। तो एक बार पत्रकारों ने ही, उनके पत्रकार साथियों ने ही उनसे पूछा कि आपको दुनिया में तमाम प्रकार की टाइटल, कोई अपने को सरल लिखता है, कोई अपने को जो है रावण लिखता है, कोई तमाम प्रकार की एक से एक अपने नाम के आगे लोग टाइटल लगाते हैं, आप ये विद्यार्थी टाइटल क्यों लगाए? तो उन्होंने कहा, ये बड़ा ही बेहतरीन बात उन्होंने कही है, ये सबको सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनुष्य हर पल हर समय, इवन जब वह मृत्यु शैया पर लेटा रहता है, तब भी कोई न कोई सबक सीखता है। हर जिस भी व्यक्ति से वो मिलता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, न पढ़ा लिखा हो, बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, विषय यह नहीं है, हर व्यक्ति कोई न कोई ज्ञान देता है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने कहा कि मनुष्य मृत्यु शैया पर भी सीखता है, इसलिए जब मुझको मृत्यु शैया पर लेट कर भी जब सीखना ही है, तो सीखने का काम तो विद्यार्थी करता है, तो क्यों मैं दूसरा टाइटल रखूं, क्यों न मैं स्वयं को विद्यार्थी रखूं। इसलिए हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि हम हो, आप हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति सीखता है और हर व्यक्ति विद्यार्थी ही है। तो आपको मैं बता रहा था ना मोदी जी के बारे में, तो ये लोग आइकॉन हैं। देखिए, होता क्या है कि चाहे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हों, चाहे हमारे क्रिकेटर्स हों, या हमारे पॉलिटिशियंस हों, या समाज में उद्योगपति हों, मतलब कोई भी व्यक्ति जो थोड़ी सक्सेस पे पा जाता है या ऊंचाई पर थोड़ा पहुंचता है, तो वो लोगों का आइकॉन बनता है। लोग उसको देखते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, लोग उसकी एक एक बातों को सुनते हैं और बहुत ही गंभीरता से सुनते हैं। तो सारे बड़े लोगों से एक अनुरोध है कि अपने चाल चरित्र, वाणी, व्यवहार, भाषा और भावनाओं को अगर अच्छे तरीके से समाज में हम प्रदर्शित करें, दिखाएं, लोगों के सामने अपने व्यवहार को लाएं, तो मुझे देख कर भी बहुत लोग परिवर्तित होंगे और अपने आप धीरे धीरे चेन बनेगा, सुधार का चेन, तो सब सुधर, सुधार की चेन। आपका कुछ बड़ा प्लान, कुछ ऐसा करने का? कुछ सोचा नहीं हूं, बस करना है, अच्छा करना है, लोगों के लिए करना है, उनके लिए करना है जिनको सहारे की जरूरत है, जिनको सहारा नहीं मिल पा रहा है। प्रभु से प्रार्थना है और आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप लोग दुआ कीजिए
कि मुझे इतना सक्षम बनाए और मेरे विचारों को, मेरे भावनाओं को किसी की नजर न लगे। मैं ऐसे ही सेवा करता रहूं, लोगों के सुख दुख का भागीदार बनूं, हिस्सेदार बनूं, सहयोगी बनूं। बस यही इच्छा है। कुछ बहुत बड़ा प्लानिंग नहीं रखी। कोई प्लानिंग नहीं है, प्लान कुछ भी नहीं है। जो दिखाई देता है कि यहाँ सुधार होना चाहिए, यहाँ सेवा की जरूरत है, वहां उपलब्ध है। तो रूरल एरिया में आपको इस टाइम क्या दिख रहा है, किस पे काम करना चाहिए? हर फील्ड काम करने लायक है भाई। काम किस फील्ड पे हो रहा है? आप एक बात बताइए, कोई भी योजना लाइए, किसी भी प्रकार की, आप ही बताइए, किसी भी प्रकार की योजना, शिक्षा, चिकित्सा, समाज कल्याण विभाग, सबसे ज्यादा जरूरत तो समाज कल्याण विभाग के सुधार की है, जिसका हमारे संविधान में या हमारे देश की व्यवस्था में निर्माण ही इसलिए किया गया है कि समाज के उन तबकों का कल्याण हो जहां तक पहुंच न हो, कोई पहुंच न पाए। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसके लिए भी जरूरत किसकी पड़ती है और कैसे लोग, वास्तविक पात्र व्यक्ति को वो कहां से और कैसे मिल पाता है, ये सब जानते हैं। बस काम तो इस पर करने की जरूरत। बहुत डेप्थ में चले गए। कहां कहां कोई बताएगा कि सुधारिए, हर जगह जरूरत है। देखिए होता क्या है कि गवर्नमेंट कोई भी आए, चाहे किसी भी पार्टी की, नकारात्मक या समाज को नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिसी किसी की नहीं होती। सही बात है। सरकार कोई भी हो, वह कभी अपने समाज, अपने देश के खिलाफ नहीं जाएगी और ना ही वो ऐसा कोई कार्य करना चाहेगी। लेकिन कुछ सरकार प्लानिंग ऐसा करती हैं कि योजनाएं धरातल तक पहुंच जाती हैं। कुछ सरकारों की प्लानिंग में कमी होती है। जरूरत देखिए, वास्तविक रूप से कहें तो अब जरूरत ऊपर से सुधार की नहीं, नीचे से सुधार। नीचे से सुधार का मतलब कि अगर बिजली, देखिए कोई किसी आपदा, दैवी आपदा से कोई मृत्यु हो, सर्प और तमाम प्रकार के जहरीले जंतुओं के काटने से मृत्यु, तो सरकार की एक बड़ी अच्छी योजना है कि उनके आश्रितों को 4 लाख रुपए तक का जो है आर्थिक मदद तत्काल हो जाता है। ये बहुत अच्छा प्लान है। बहुत से लोग आज भी हैं जो कि इन घटनाओं से घटित तो हो गए, लेकिन उनको वो लाभ नहीं मिल पाया, उनको उसकी जानकारी एक तो नहीं थी, और दूसरा वह व्यक्ति जो उनको वो चीज दिला सकता है तो वो गरीब हैं, तो क्यों उनके लिए अपना समय खराब करे, क्यों उनके लिए पैसा खराब करे, क्यों उनके लिए जाए अधिकारियों के यहाँ। तो अब नीचे से जो सरकार के कर्मचारी हैं, जैसे देखिए लेखपाल, सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान, यह 3 नाम जो मैंने लिया, यह ऐसा 3 पद है जो हर घर से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आपके गांव का जो लेखपाल है, या आपके गांव का जो सचिव है, या आपके गांव का जो प्रधान है, वह तो हर व्यक्ति को जान रहा है। वह कुछ न करे, बस नीचे से कि इनको इसकी जरूरत है, ये इसके पात्र हैं, इनको ये चीज मिल जाना चाहिए। बस उनसे संबंधित जो भी आवश्यक औपचारिक कार्रवाई है, दस्तावेज हैं, उनको लेकर अपने एक पादान ऊपर वाले अधिकारी को दे दे। वह अगर ऑथराइज्ड पर्सन है उसको पास करने के लिए तो ठीक, नहीं वह भी आए, स्थलीय निरीक्षण कर ले, फिर उसको अपने ऊपर वाले। बस 2-3 स्टेप अगर ईमानदारी से कोई भी कार्य ऊपर आ जाए तो वह जनता तक पहुंच जाए। अब मैं बहुत सरलता से ये बात बताया हूं, 1, 2, 3 स्टेप। पहले तो वो जो जरूरतमंद है उसकी बात, उसकी कागज अपने से ऊपर, फिर वह उसका निरीक्षण करके अपने से ऊपर, बस हो गया काम। तो जरूरत इस बात की है, मैं चाहूंगा, अपील करूंगा कि चाहे जिसकी भी सरकार हो, चाहे जो भी सरकार में आए, मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी भी प्रकार से इन योजनाओं से, जो जनता के मूलभूत जरूरतों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, या पब्लिक से डायरेक्ट अटैच्ड योजनाएं जो हैं, जिससे सीधे पब्लिक लाभान्वित होती है,
उन योजनाओं से तो सरकार लाती है तो इसलिए लाती है कि जन जन उसका लाभ ले सके। तो कृपया इस पर विचार सरकार करे कि नीचे के 3 पायदानों को दुरुस्त करे ताकि इन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। बहुत बड़ा समाज सेवा होगा। मैं इतना कह सकता हूं कि आज के डेट में जितनी भी लाभकारी योजनाएं सरकार की हैं, अगर वह सिर्फ जमीन और धरातल तक पहुंच जाए और उसके हर पात्र व्यक्ति अगर उसको पा जाए तो निश्चित तौर पर समाज में एक अभूतपूर्व बदलाव आएगा। शानदार चेंजिंग जिसको साहब बहुत एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं, पूरा अनुभव होगा इनको, मैं टेम श्योर हूँ। ये 3 लेवल्स जो है ना नीचे के, मैं भी फील करता हूँ कि बस यही मिस्टेक है। अगर ये 3 लेवल अच्छा हो जाए, नीचे का 3 लेवल, तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट सर तो फंड देती ही देती बिल्कुल देती है, हाँ, उसमें प्रॉब्लम तो है ही कोई नहीं, वो तो बीच में कट जाता है बिल्कुल। अच्छा, तो क्या लगता है इसे जनता को खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। जनता खड़ा है, लेकिन होगी कैसे, सवाल है। बिल्कुल सबसे बड़ी चीज है कि देखिए लीडरशिप का अभाव है। अब लीडरशिप, मान लीजिए हमारे गांव की जनसंख्या 2000 की है, तो 2000 लोगों में से चुनकर एक लीडर आया, ग्राम प्रधान। एक लीडर उसमें से आया क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिसको बीडीसी कहते हैं। थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, जिला पंचायत सदस्य आ गया। अब ग्राम प्रधान तो उन 2000 लोगों से जुड़ा हुआ है ना। अलग बात है कि 2000 में 500 लोग ही उसको वोट दिए, लेकिन अब समस्या यही है, पर आकर अटक गई। विचार यही पर जाकर करप्ट हो गया। पहले स्टेप में ही प्रॉब्लम, पहले स्टेप में ही विचार करप्ट हो गया। मतलब जो 500 लोग उसके हैं, तो प्रधान उसके बारे में तो एकदम ईमानदारी से डिवोटेड, 100% फुल्ली डिवोशन के साथ उनकी मदद काम करेगा। लेकिन बाकी जो 1500 हैं, अब सरकार की योजनाओं से वो वंचित होना शुरू कर दिए। जो अपात्र है उसको लाभ मिलता है, और जो पात्र है वो अपने किस्मत पर रोता है, यह भाग्य का कर्म। तो इसका सोल्यूशन तो बहुत हार्ड दिख रहा है। इसका सोल्यूशन हार्ड नहीं, मैंने सब हर चीज की जरूर सोल्यूशन बस एक ही है कि देखिए कहीं ना कहीं अवेयरनेस का अभाव है, लोगों के अंदर भावनाओं का। हम अपने लिए जीने लगे हैं। हम जिस दिन दूसरे का सोचने लेंगे, जिस दिन हम अपने लिए जीना बंद कर देंगे, अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने। जब यह भाव आपके अंदर आएगा, और इस भाव को लाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन हम अपने लिए जीना बंद कर देंगे, और अपने लिए तो जीना उसी दिन बंद कर देना चाहिए मेरे भाई, जिस दिन आपकी जरूरत पूरी होगी। तो ध्यान, बस इसी की जरूरत। गजब, एक एक लाइन हार्ट टचिंग लाइन है सर। एक लास्ट क्वेश्चन हो, ठीक है? अगर मैं ये मुहिम मैं छेड़ूं, ठीक है, ओपन करता हूं कैमरा के सामने, बिल्कुल, कि हर घर हर गांव स्वास्थ्य के ऊपर काम किया जाए, फाइनेंस को सिखाने के ऊपर काम किया जाए, और शिक्षा के ऊपर काम किया जाए, जो भी एक नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली को नहीं होता, तो ऐसे के लिए अगर कोई प्राइवेट कंपनी काम करना चाहती है तो क्या गवर्नमेंट इसका साथ दे सकता है? देखिए होता भी यही है। जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, आप मान लीजिए आप सोशल वर्क करना चाहते, समाज सेवा करना चाहते, कोई फील्ड आपने सेलेक्ट किया कि नहीं इस फील्ड में हम इस तरीके से, अगर कोई आपका प्लान हो, अगर प्रॉपर प्लान है और गवर्नमेंट के पास उसका जो है प्रोजेक्ट बनाकर आप सबमिट कीजिए, गवर्नमेंट उस पर विचार भी करती है, और अगर वो प्लान उनको समझ में आता है तो या तो वो आपको डायरेक्ट फंड दे देंगे कि आप काम कीजिए, और नहीं तो वो अपने विभाग को ही उस तरीके का कोई प्लान या कोई योजना जो है के रूप में डेवलप करके वो समाज में ले आते हैं। ऐसा ही होता है। देखिए सरकार कोई प्लान, अब जब प्रधानमंत्री अकेले सब चीज थोड़ा सोचता है, बिल्कुल सही बात है, सही बात। अकेले सब कुछ नहीं करता, उसकी जो टीम होती है, अब डिपेंड करता है कि उनकी टीम कैसी है। जिनकी टीम अच्छी हो, आप ही जैसे हैं, अभी आपने कहा कि मैं करना अगर चाहूं तो, अगर आप करेंगे तो अकेले नहीं कर पाएंगे, आपको टीम चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपकी टीम में 10 लोग हैं काम करने के लिए, आप निकले, चलिए आप सोचे कि हम सप्ताह में 2 दिन करेंगे, 2 घंटे चलेंगे, हम गांव में बच्चों को या युवकों को एजुकेशन पे थोड़ा सा अवेयर करेंगे। तो आप गए, आपके साथ टीम गई। अब 2 दिन 4 दिन 10 दिन जाने के बाद
आपका तो विचार है, आपका तो मोटो है सोशल वर्क, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आपकी पूरी टीम का ही वही विचार हो जो आपके विचार। अब उसमें से लोग देखिए खिसकना शुरू करेंगे, अरे ये तो फालतू काम है, इनको तो कोई काम नहीं है तो ये चल दिए ये करने। हाँ, ये लाभ कोई न कोई इनका स्वार्थ होगा, हमको क्या मिल रहा है, काहे को हम समय लगा, टीम कम हो जाती। लेकिन जो लोग वाकई में आपकी टीम में ही दो ही चार, लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि वही दो चार लेकर अगर आप रुक गए तो आप फेल हो गए। अगर आप उसी मिशन को अपने चलाते रह गए, भले कोई साथ दे न दे, अकेले ही हम करेंगे, कहा है ना कि अकेला चल, मैं निकला अकेला और कारवां बढ़ता गया, तो बढ़ता जाएगा, आपका कारवां अपने आप बढ़ता जाएगा। मतलब गवर्नमेंट इस पे काम करता है। अच्छा, बिल्कुल। इस बात में कितना सच्चाई है, आजकल कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड से बहुत शिक्षित लोग हैं, वो इस वर्ड को बहुत तेजी से फैला रहे हैं मार्केट में कि नेता कभी नहीं चाहता कि गरीब फैमिली या फिर मिडिल क्लास फैमिली एजुकेटेड हो, ये क्यों एजुकेटेड हो जाएगा तो फिर नेता को बेवकूफ लोग कहाँ से मिले। अच्छा एक इस चीज बात में सच्चाई कितनी है? अच्छा एक चीज बताइए, नेता आपको पढ़ने से रोकता है क्या? बिल्कुल नहीं। नेता ये कहता, कोई भी नेता ये कहता है क्या कि आप अपने बच्चों को मत पढ़ाइए, कोई नहीं, आप अपने बिल्कुल बच्चों को काम कराइए, आप अपने बच्चों को जो है हमारी पार्टी में लगाए रखिए नहीं। और उनको एजुकेशन देने की जरूरत है, ऐसा कोई नहीं कहता। देखिए ये आरोप है, हम फेल होते हैं, हम या हमारा परिवार कहीं से फेलियर होता है, हमारा बच्चा फेल होता है, तो हम सरकार पे ब्लेम करते हैं, हम समाज पे ब्लेम करते हैं, हम यह कहते हैं कि हमारे बच्चे को सोसाइटी नहीं मिली, हम अपने उस बच्चे के विद्यालय को ब्लेम करते हैं। हम कभी आत्ममंथन करते हैं क्या? सही बात। हम आत्ममंथन नहीं करते। नहीं करते। कहा जाता है कि आदमी सबसे बात कर लेगा, सबसे लड़ लेगा, सबसे बहस कर लेगा, जिस दिन शीशे के सामने खड़ा होकर स्वयं से बात कर ले और स्वयं से लड़ ले, उस दिन वह व्यक्ति अपने आप सुधर। जरूरत इस बात की है कि आईने के सामने खड़े होइए और हर अपनी असफलता के बारे में स्वयं से बात कीजिए। आपकी असफलता का गारंटी देता हूं हल आप ही से निकलेगा। जो भी समस्याएं हैं कहीं ना कहीं उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार हम स्वयं हैं। झूठी बात है मतलब। झूठी सही बात है, देखिए हम ब्लेम करें किसी को वो अलग बात है। आप भैया एक बात बताओ, आप सीधे सीधे एक बात बताओ ना कि आप सजग हो, आप अपने बच्चों पर ध्यान दे रहे हो, आप अपने अगल बगल के, अरे मत करो बहुत ज्यादा, अपने परिवार को सही करो। बिल्कुल। अपने हर व्यक्ति सिर्फ अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से परफॉर्म कर जाए, सिर्फ हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी को का मालिक बन जाए। एक उदाहरण देता हूं, बहुत अच्छी बात आई, एकाएक दिमाग में स्ट्राइक किया है। एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, तो नाम आंख से उतर रहा है, मुझे लगता है शायद रतन टाटा जी के बारे में ही ऐसा कुछ कहा गया था कि उनकी चूंकि पूरे देश में कई फैक्ट्रियां हैं, हर लगभग हर प्रदेशों में हैं, हाँ, तो सारे एम्प्लॉइज उनके कंपनी के तो उनको पहचान नहीं रहे हैं। तो एक बार वो हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे थे, उनका हेलीकॉप्टर में कोई फॉल्ट आ गई, तो पायलट ने उनसे कहा कि जो है सर हम बहुत लंबी उड़ान नहीं उड़ पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा नियरेस्ट प्लांट हो उसी प्लांट के आसपास कहीं आप लगा दो गाड़ी। तो प्लांट के पास गाड़ी मतलब हेलीकॉप्टर लैंड हो गया। फिर वो जो भी एक दो गाड़ी अपने एजेंसी वालों से, भाई चूंकि मोटर सही है, अब उनका टेलीफोनिक बातचीत हुआ, तो जो नियरेस्ट डीलरशिप थी वहां से 4-5 गाड़ियां आई, उसमें बैठे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे अपने फैक्ट्री की ओर बढ़ गए। उस फैक्ट्री के पास जब गए तो जब गेट उसका फैक्ट्री का बंद था, तो जो वॉचमैन था उससे कहा गया कि मालिक आए हैं अंदर जाने दो। तो उसने कहा कि अपने वो जो आए हैं हम उनको पहचानते नहीं, तो उनका कार्ड जो हमारी फैक्ट्री का है वो दिखा दीजिए, हम आपको अंदर जाने देंगे। और अगर वो कार्ड नहीं दिखाएंगे तो मैं क्षमा करता हूं, क्योंकि हमको आदेश है कि फैक्ट्री के अंदर वही व्यक्ति जाएगा जिसके पास एंट्री कार्ड हो। वो नहीं जाने दिया। तब फोन तुरंत जो है कंपनी के अंदर जो मैनेजर थे, मैनेजर साहब को फोन किया गया कि यार गजब आदमी बैठा है, वो मालिक को ही अंदर नहीं आने दे रहा है।
मैनेजर आया, बहुत डांटने लगा, अंदर गए, हाँ, गेट खुला, इंडस्ट्रियलिस्ट महोदय अंदर गए, अपना बैठे। अब उन्होंने तुरंत कहा कि जब मैं आया हूं तो सारे कर्मचारियों को मीटिंग हॉल में बुलाओ, सबसे मैं मिलूंगा। तो अब सबसे मीटिंग हुई। अब यह गेट कीपर जो बैठा था, तो जितने कर्मचारी वगैरह उससे मिल रहे थे, अब तो तुम गए, तुम मालिक को रोक दिए, हैं, तुम तो गए, तुम्हारी नौकरी गई। अब वो डरने लगा, कांपने लगा कि यार किसी तरीके से तो जिंदगी चल रही थी, रोजी रोटी, मैं कहां से ईमानदारी के चक्कर में पड़ गया, मेरी यह भी नौकरी चली जाएगी। तभी अनाउंसमेंट होता है, उसका नाम लेकर बुलाया जाता है। तो उससे एक आदमी दौड़ के आता है, अरे तुमको बुलाया जा रहा है, तुम अंदर नहीं आ रहे हो। तो वो जाता है, लेकिन हर कदम वो यही सोचते हुए जाता है कि आज तो मेरी बोरिया बिस्तर यहाँ से सिमट गई, आज बहुत डांट पड़ेगी, अब मुझको नौकरी से निकाल दिया जाए। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वह मालिक जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, नाम उसको मिस हो रहा है, उन्होंने उसको अपने मंच पर बुलाया और उसका बेहतरीन स्वागत किया और यही कहा कि मैं इस वॉचमैन की इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं क्योंकि यह वॉचमैन गेट के पास नौकर बन के नहीं था, मालिक बन के खड़ा था, और वह वहां पर उसका वह पावर था, उसने अपने पावर का पूरा ईमानदारी से निर्वहन किया। इसलिए आज से ये हमारे पर्सनल ऑफिस में रहेगा और उसका प्रमोशन किया गया, उसको तमाम प्रकार के इनाम और सुविधाएं दी गई। तो मेरा इससे सिर्फ इतने कहना है कि अगर मैं टीचर हूं तो बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाऊं, अगर मैं नर्स हूं तो पेशेंट की सेवा करूं, अगर मैं डॉक्टर हूं तो गरीबों का इलाज भी ईमानदारी से करूं, पैसे के पीछे कम भागूं, लोगों के दुख सुख को अपना दुख समझूं, अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करूं। जिस दिन हर व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर जाएगा, यह देश पुनः विश्व गुरु बनेगा, कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आया? हर बात में एक गंभीरता, एक बहुत ही अंदर की छुपी हुई सच्चाई सर बोलते जा रहे हैं, हालांकि सीखने को बहुत कुछ मिला। तो ये मेरा अंतिम प्रश्न था सर के साथ। आई थिंक आप लोग को मजा आया होगा क्योंकि पूरा सेशन जबरदस्त था, क्वेश्चंस थे बहुत ही परफेक्ट, एकदम छाट करके आंसर थे, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। सर थैंक यू सो मच कि आप आए, बहुत अच्छा, और आकर के हमारे मंच का शोभा बढ़ाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों को अवेयरनेस करने में मदद करें और इसी तरीके से समाज से जुड़ी हुई विषयों पर निश्चित तौर पर खुले मन से चर्चा करें, ताकि लोग जो है बातों की वास्तविकता को समझ सकें। धन्यवाद। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सर आप ही बोल दीजिए एक बार। आप सभी लोगों से अनुरोध है, सिर्फ सब्सक्राइब भी मत कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए और अधिक से अधिक लोग सुनिए और सबको इसके लिए जागरूक कीजिए, देश के लिए जागरूक कीजिए, समाज के लिए जागरूक बनिए। धन्यवाद। थैंक यू।